दोस्तों आज हमारे साथ हैं अंकुर गर्ग और इन्होंने गेट 2022 गेट 2022 जी, में ऑल इंडिया रैंक 32 सिक्योर की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। करेक्ट। कम्युनिकेशन। जी सर। सबसे पहले तो बधाई आपको अंकुर। अ, आपने इतनी अ, सारी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे। पहले तो आप ये बताइए अंकुर कि अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से हैं और किस कॉलेज में आप पढ़े हैं, कब आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, बस इससे आप बताइए। हाँ सर, मेरा नाम अंकुर गर्ग है। मैं पूर्णिया बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अपना इंजीनियरिंग एनआईटी अगरतला से कंप्लीट किया था 2020 में, और मेरी ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो बीटेक के दौरान तो ऐसे मुझे गेट का उतना नहीं था कि मुझे करना है या कुछ। मैंने प्लेसमेंट्स का ही सोचा कि प्लेसमेंट ले लेते हैं और काम करने लग जाएंगे, फिर हो जाएगा। तो फिर गेट का वैसे मतलब बीटेक के बाद ही मैंने प्लान किया, जब कोरोना आया। फिर हमारी लास्ट सेमेस्टर चल रही थी उस वक्त। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए, 1-2 महीने बचे हुए थे कॉलेज के। तो फिर लॉकडाउन में ही ऑनलाइन एग्जाम होके कॉलेज कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद घर पे ही बहुत लंबे समय तक रहना था, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि गेट के लिए भी ट्राई करते हैं। तो अंकुर आपने ड्यूरिंग इंजीनियरिंग जैसे थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में भी एग्जाम देते हैं गेट का, तो ट्राई नहीं किया आपने परसुइंग में? नहीं सर, थर्ड ईयर में तो मुझे उतना कुछ आइडिया भी नहीं था। मतलब सुना था मैंने कि हाँ गेट करके भी होता है, लेकिन उतना वो था नहीं कि करना ही है। एक दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मुझे जैसे सॉफ्टवेयर वाले डोमेन में उतना मजा नहीं आता था, जैसे कोडिंग्स वगैरह हो गया कुछ। तो एक दिमाग में कहीं था कि कभी तो करना है, पर कभी मैंने ट्राई नहीं किया। जैसे फोर्थ ईयर में मैंने फॉर्म फिल किया था गेट का। लेकिन मेरी तैयारी कुछ थी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो फिर मैंने एग्जाम स्किप कर दिया। तो मैंने थर्ड और फोर्थ ईयर में अटेम्प्ट नहीं लिया था गेट का। कब आपको लगा कि हाँ यार मतलब गेट करना चाहिए? क्या क्या किस चीज़ से इंस्पायर हुए आप? क्या देखा ऐसा, कैसे आपको लगा कि आज आप गेट करना चाहिए? सर एक्चुअली शुरू से ही मुझे सब्जेक्ट्स पढ़ने में अच्छे लगते थे। जैसे फिजिक्स हो गया, जब मैं 12वीं के दौरान था तो मुझे फिजिक्स बहुत पसंद था। फिर जैसे कॉलेज में भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स थे, जैसे एंटीना हो गया, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह। तो इन ये सब सब्जेक्ट जब पढ़ाए जाते थे क्लास में, तो फिर उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता था, मजा आता था कि ये सब पढ़ने में लग रहा है कि नहीं इधर ही बिलोंग करते हैं। फिर जब वो कोडिंग वाला जो वो चीज़ था, उसमें कभी उतना फील आया नहीं कि उतना मजा आया नहीं। तो यही था कि टेक्निकल में मजा आता था। बस वही था कि स्टार्टिंग कब होना है ये पता नहीं चल रहा था कि कब से शुरू होगा या क्या। पर वही था कि शुरू से ही टेक्निकल वाले फील्ड सब्जेक्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट रहता था। तो आपने ऐसा कभी सोचा होगा कि कोचिंग करें? कैसे मतलब क्या प्लानिंग की आपने जब स्टार्ट करने का सोचा तो? सर जी देखिए, मैंने जून के अराउंड स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन, जून 2020। जी। तो उस वक्त मेरा नॉलेज जीरो लेवल पे था। मतलब मुझे उतने अच्छे से कुछ भी नहीं पता था कॉलेज में। मैंने गेट के रिलेटेड कभी भी फोकस होके पढ़ाई किया नहीं, तो मुझे कुछ आइडिया था नहीं। तो स्टार्टिंग में फिर मैंने वही सोचा कि अगर मैं कोचिंग ले लूं तो घर वालों पे एक प्रेशर तो हो ही जाता है। घर वालों की तरफ से कभी कुछ मना नहीं था, वो पूरे सपोर्ट में थे कि आपको लेना है तो आप ले लो, आप पढ़ो। लेकिन मुझे ही लगता था कि नहीं, मुझे अभी अच्छे से कुछ पता है नहीं, फिर मैं ले लूंगा, पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। फिर बाद में कुछ नहीं हुआ तो अननेसेसरी बर्डन में नहीं देना चाहता था अपने पेरेंट्स पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, पहले खुद से ही ट्राई करते हैं। उसके बाद अगर लगेगा कि कोचिंग की जरूरत है तो फिर देखा जाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने खुद से ही अपने से ढूंढ ढूंढ के, चाहे यूट्यूब पे वीडियोस हो या फिर गूगल सर्च करके पीडीएफ्स वगैरह ढूंढ के, तो फिर मैंने सिलेबस कवर करना स्टार्ट कर दिया। तो 2020 में आपने तैयारी स्टार्ट की और 2021 में गेट दिया है ना? तो कहाँ जी से जी। कितना कैसे कैसे पढ़ाई की आपने और क्या रिजल्ट रहा 2021 का? सर जब मैंने जून से स्टार्ट किया सर, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि गेट में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, और कैसे, मतलब कौन कौन सा रिलेवेंट टॉपिक है, किस किस चीज को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब जो काम
की चीज़ें नहीं हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, गेट के रिलेवेंट हैं। तो ये सब मुझे अच्छे से आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने यूट्यूब पे ही एक चैनल को फ़ॉलो करना स्टार्ट किया, मैं नाम नहीं बताऊँगा उस चैनल का। तो उससे मैंने नहीं, नहीं, आप तो ऑलमोस्ट अगर किसी भी चैनल का बोल सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं आप एक्चुअली उससे मुझे मदद नहीं मिली थी, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस चैनल से 4-5 सब्जेक्ट की पढ़ाई की। पहले मैंने गलती ये किया कि एक सब्जेक्ट जैसे कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने उसके सवाल सॉल्व करने स्टार्ट नहीं किए। मैंने सोचा फिर ऐसे ही पहले सब थ्योरी पढ़ लूँगा, फिर बाद में सवाल तो बन ही जाएगा। ये वाला अप्रोच था मेरा स्टार्टिंग में। तो 4-5 सब्जेक्ट्स मैंने उस चैनल से पढ़ा, और जब पढ़ने के बाद फिर मैंने जब स्टार्ट सवाल बनाना स्टार्ट किया, तो कम्युनिकेशन लास्ट था उस 4-5 सब्जेक्ट के सीरीज में। तो जब मैंने उसका सवाल बनाना स्टार्ट किया, कम्युनिकेशन खत्म करने के बाद मैंने सवाल बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो सवाल बन नहीं रहे थे, मतलब कुछ बन रहे थे, बहुत सवाल नहीं बन रहे थे। तो मुझे लगने लगा कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अच्छे से कुछ हुआ नहीं है। तो उस चक्कर में 2 ढाई महीने का तो मेरा नुकसान हुआ ही, खैर जो भी, लेकिन एक ओवरव्यू तो खैर थोड़ा बहुत मिल कुछ गया तो था। मिला होगा, कुछ तो मिल गया जी, होगा। जी, जी, जी। ओवरव्यू मिला बहुत हद तक, बेसिक बेसिक भी थोड़ा बहुत। तो एटलीस्ट ये वही मिला कि उसके आपको बाद सर। आगे बढ़ना है ना, ये जी? तो मिल ही गया था। ये तो मिल ही गया था कि हाँ, गेट में हमें कुछ करना है। ये वहाँ से इंस्पिरेशन आपको मिल चुकी थी। जी, 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 हाँ सर, वो मज़ा आने लगा था, खुद से सब कुछ ढूँढ-ढूँढ के पढ़ो, समझो, तो उसमें मज़ा आना स्टार्ट हो गया था सर। तो उसी की बात है सर, जब मैं कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह का सवाल सॉल्व करता था, तो उसमें बार-बार ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन वगैरह इस टाइप का कुछ-कुछ उसमें मुझे दिक्कत हो रही थी, वो मुझे पता नहीं था। तो उसको मैंने सर सर्च किया यूट्यूब पे, तो बहुत सारे वीडियो सजेशन में आए, तो उन्हीं में सर आपका एक वीडियो मुझे दिख गया। तो फिर मैंने उसे खोल के देखा, तो वो मुझे इतना अच्छा लगा सर कि मैं तुरंत लाइक किया, सब्सक्राइब किया, सब कुछ किया। मैं तुरंत जाके सर पूरे आपके चैनल को खंगाला, क्या-क्या है इसमें सर? तो उसमें बहुत सारे प्लेलिस्ट, मतलब मेरे लिए वो खजाना था सर। मुझे लगा कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हो जाएगा। तो हुआ ये कि सर जो 3-4 सब्जेक्ट जो मैंने शुरू में पढ़े थे, तो उसको मुझे दोबारा से आपके चैनल से पढ़ना पड़ा, तो उतने अच्छे से फिर उस टाइम पे हो नहीं पाया, क्योंकि लगता था चलो ये टॉपिक पता है तो इसको स्किप कर देते हैं, ये वाला चीज़ देख लेते हैं। तो सीक्वेंस से देखने पे द थोड़ा ज़्यादा सही रहता है सर। तो उसमें मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट थे जो मैंने पढ़ा ही नहीं था, जैसे कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ट्रांसमिशन लाइन, ये सब मैंने टच भी नहीं किया था। तो ये सब सीधा मैंने आपके प्लेलिस्ट से ही पढ़ा, तो उन सब में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे मैंने पहले कंट्रोल, पहले सर मैंने आपका पूरा प्लेलिस्ट से पढ़ा, मतलब स्टार्टिंग पहला मेरा सब्जेक्ट कंट्रोल था। तो उसको जब मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने प्रीवियस ईयर बनाना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, मतलब बहुत बहुत कम डाउट्स है मेरे। तो फिर मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि कॉन्फिडेंस भी आने लगा। तो फिर ऐसे करके फिर मैंने सर कंट्रोल पढ़ा, फिर मैथमेटिक्स कवर किया, फिर सिग्नल्स में मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं थे, फिर मैंने सिग्नल्स का पहले सोचा फूरियर का वीडियो देख लेता हूँ, फिर लैपलास का देख लेता हूँ, मैच्ड फ़िल्टर का दे ऐसा कर करके पूरा प्लेलिस्ट देख गया सर। उसके बाद ऐसे करके, और कंट्रोल, मैथमेटिक्स, हाँ, फिर एनालॉग एनालॉग भी मैंने पढ़ा था सर। उसका कुछ-कुछ सवाल तो बनता था, फिर वो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस वगैरह, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ये सब सवाल ही नहीं बनता था सर, पहले मैंने जहाँ से पढ़ा था। तो उसके बाद फिर मैंने वो एनालॉग भी आपका पूरा फ़ॉलो किया, फिर उसके नोट्स मैं पूरा बनाता था सर, जिस चीज़ से भी पढ़ता था, तो नोट्स मैंने बहुत अच्छे से अपना तैयार किया था। तो फिर आपके प्लेलिस्ट से फिर मैंने एनालॉग भी पढ़ा, उसका नोट्स बनाया, फिर मैंने उसके भी सवाल बनाए, फिर वो भी बनने लगे। तो फिर ऐसा हुआ कि सवाल बनने लगे, और आपके प्लेलिस्ट से सर मैंने लगभग सारा कुछ कवर किया। जो जैसे कि कुछ-कुछ चीज़ें रह जाती हैं, पूरा अगर नहीं भी रहता है, तो एक बेस मेरा तैयार हो जाता था। उसके बाद सर मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया प्रीवियस ईयर पे। प्रीवियस ईयर को मैंने एज़ अ सॉल्व करने के उससे सॉल्व नहीं किया था, मुझे सीखना था कॉन्सेप्ट। जैसे कि होता क्या है कि हम लोग सीख भी लेते हैं, टीचर पढ़ा दिए, अब बहुत कुछ लिखा दिए, फ़ॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट है कुछ भी, तो वो देखने में उस टाइम पे तो लगता है कि हाँ, सब ठीक है। लेकिन जब खुद से सवाल सॉल्व नहीं करते, वो अननोन सिचुएशंस पे
को फेस नहीं करते, तब तक पता नहीं चलता कि उसको अप्लाई कैसे करना है। तो वो खुद से करने के बाद तब खुद के अंदर एक स्टोरी चालू हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो वो ज़रूरी है। तो उसलिए मैंने प्रीवियस ईयर को बहुत फ़ोकस किया। जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता था तो उसके सारे सवाल बनाता था। तो बनाने का मेरा मकसद आंसर निकालना नहीं था, मेरा मकसद था एक-एक चीज़ को समझना, सीखना। तो उससे सर मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ऐसे-ऐसे करके लगभग नवंबर-दिसंबर तो आ ही गया था सर। और मैथ्स में मैंने सर गलती यही की कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था। आपसे सीख तो लिया था सब कुछ, फिर मेरे पास किताब भी नहीं थी मैथ की एक जो होती है कि जिसमें सारे ब्रांच के रहते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एक कंबाइन जो होता है, वो किताब मेरे पास थी नहीं। मेरे पास बस वो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर वाले में, उसमें तो बहुत लिमिटेड सवाल रहते हैं। तो मैंने बस वही सॉल्व किया था। तो वो एक मिस्टेक हुआ, उसको फिर मैंने जनवरी 10-15 जनवरी के आसपास वो बुक मैंने मंगाया, फिर उसको सॉल्व किया। अब बाद बाकी प्रीवियस ईयर वगैरह सॉल्व कर रहा था सर। अच्छा, तो उस दौरान पे कोई आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की, कोई प्रैक्टिस बुक जो जिससे प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ ऐसी बुक है जो बच्चों को बताना चाहते हैं? सर देखिए, अब मैंने जब फर्स्ट बार अटेम्प्ट किया था तो एक्चुअली 21 में मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 1337 थी, 1337। तो उस वक़्त मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया था। मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया था, एक मेड ईज़ी का और एक गेट अकेडमी का। और ऑनेस्टली मुझे मेड ईज़ी का टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा। तो उसको मैं देता था। उसमें मेरे मार्क्स उस वक़्त 50 के अराउंड आते थे, 50 ही रहता था, उससे ज़्यादा हो जा आउट ऑफ ही नहीं पा 100? रहा था। जी, 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 आउट ऑफ 100 फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज़ तो ख़ैर वो तो है ही जो था। तो फुल लेंथ में 50 के मार्क्स के करीब आ रहे थे। तो मैंने वही दिसंबर वगैरह के बाद टेस्ट सीरीज़ ही बनाना स्टार्ट किया। टेस्ट सीरीज़ लिखता था सर मैं, उसके थोड़े बहुत सवाल देखता था। तो पहले बार गलती ये हुई थी, मैंने बहुत देर से स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन और 1-2 महीना मेरा मतलब थोड़ा बेकार भी चला गया, यूज़ नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तो उस चक्कर में लास्ट-लास्ट में मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता है। तो मैंने गलती ये किया कि लास्ट मोमेंट पे भी मैंने वीडियो देखना चालू कर दिया उन सब का कि जो नहीं पता है उनका देख रहा हूँ। तो ये इस चक्कर में मेरा रिवीज़न नहीं हो पाया। जी सर, तो रिवीज़न ये मेरा नहीं हो हाँ, हाँ, हाँ। बोलिए, बोलिए। जी, जी, जी। तो ऐसा हाल था कि सर मैं एग्ज़ाम के 5 दिन पहले तक भी वीडियो देख रहा था। और हाँ, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सर कि मैंने ईडीसी जो सब्जेक्ट है सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो फर्स्ट टाइम आपके उससे मैंने देखा नहीं, वो मेरे पास था पड़ा हुआ। तो मुझे लगा कि अभी इसको फिर से लिख के नोट्स कैसे बनाऊँ, मेरे पास है, मुझे लगता था कि हो जाएगा। फिर लास्ट टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि सवाल ही नहीं बन रहे थे और लास्ट टाइम पे फिर उतना टाइम भी नहीं था कि मैं आपका पूरा अच्छे से देख के नोट्स बनाता। तो उसको ओवरव्यू करके मैंने क्या ऊपर-ऊपर करके देखा और एक आध वीडियो मैंने गेट अकेडमी का क्रैश कोर्स था उस वक़्त, तो उसके भी ईडीसी के सब्जेक्ट्स के कुछ-कुछ सवाल देखे। तो उस वो वही एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले मैं ये सब कर रहा था। तो ये सब मतलब पहले बार गलती हुई मुझसे और तो यही सर बाद बाकी फिर जब मैं एग्ज़ाम देने गया, फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस था कि टॉप 1000 तो आना ही चाहिए। पर एक पिछले बार का पेपर भी थोड़ा टफ था और मेरा उस हिसाब से था नहीं, तो फिर मेरा रैंक 1337 के करीब आया सर। उसके बाद 21 का रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद फिर एमटेक वगैरह में कहीं एडमिशन लिया, कुछ सोचा? नहीं सर, उसके बाद मुझे ये तो पता था कि नहीं ये फर्स्ट टाइम था, मैंने बहुत कुछ इधर-उधर से करके कंप्लीट किया, 1 साल तो मैं और दूँगा। मुझे पता था ये मेरा बेस्ट नहीं है, 1 साल तो मुझे लेना ही है। तो मैंने कहीं अप्लाई भी नहीं किया था सर, सब दोस्त बोल रहे थे कि नहीं ट्राई करो मिल जाएगा आईआईटी वगैरह या कुछ। तो मुझे खुद पे भरोसा था कि नहीं एक बार और ट्राई करते हैं देखा जाएगा। तो उसके बाद फिर अगले साल के उसमें ये हुआ सर कि मैंने फिर ईएससी के पीछे सोचा कि ईएससी का भी एग्ज़ाम दूँ। तो इंजीनियरिंग का? उसका एग्ज़ाम जी, जी, इंजीनियरिंग सर्विसेज़ का। तो उसका एग्ज़ाम जुलाई में होना था और एग्ज़ाम के बाद लगभग फिर मैंने ईएससी का पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ईएससी का मैं वो वाला पोर्शन कवर कर रहा था नॉन टेक वाला, जीएस वाला। तो वो सब करने में मेरा 1 डेढ़ 2 महीना गया। मतलब जितना भी टाइम गया फिर बीच में ये हाल हुआ कि मेरे घर में कुछ
काम होने लगा, तो उस वजह से मुझे थोड़ा यहाँ जगह शिफ्ट करके दूसरी जगह जाना पड़ा। तो फिर मेरा वो रिदम टूट गया। तो वो रिदम मेरा ऐसा टूटा कि फिर मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि अब दोबारा ईएससी के लिए करें, क्योंकि इसके लिए और भी मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट एक्स्ट्रा से पढ़ने होते और मेरे पास मटेरियल था नहीं, सब कुछ खुद से कर करके। तो तब से लेके लगभग जून जुलाई तक मेरा इस साल वेस्ट हो गया सर। तो उस वक्त मैं बहुत डिमोटिवेट भी हो गया था, लग रहा था कि ना ईएससी हुआ, फिर रिदम भी टूट गया है, तो अब क्या होगा नहीं होगा। 1337 से 32 रैंक तक का सफर यार, वो भी 6 महीने सर में, मतलब जुलाई तक कुछ हुआ नहीं था। क्या मैजिक नहीं कर डाला यार, ऐसा बताओ, क्या क्या किया इसके बाद 6 महीने में, क्या किया? सर, इसके बाद सर जुलाई जब मैं कोलकाता गया एग्जाम देने, वहाँ गया, बहुत दिन से घर पे ही था, तो एक होता है कि फ्रीडम भी थोड़ा चाहिए ये कौन सा इंसान को। इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम की बता रहे हो? जी 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 हाँ, उसका सेंटर कोलकाता था और मैं रहता पूर्णिया बिहार में हूँ। तो इतने दिनों में मैं कहीं बाहर गया भी नहीं था, तो मैं गया कोलकाता एग्जाम देने। और फिर मुझे पता था कुछ होना नहीं है, मेरी तैयारी भी है नहीं, तो मैंने एग्जाम दिया नहीं। मैं 2-3 दिन बस ऐसे ही मजा मस्ती करके आ गया घर। जब मैं आया तब मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं, अब तो कुछ है नहीं, अब गेट ही है। तो फिर मुझे अब रिदम में आना था। तो रिदम में आने के लिए मैंने क्या किया, पीछे आप दिख नहीं रहा होगा वैसे कैमरा पर, वो बड़ा बड़ा चार्ट पेपर है सर, वो 5-6 सब्जेक्ट्स के, एक सब्जेक्ट का एक चार्ट पेपर में। तो मैंने चार्ट पेपर तैयार करना शुरू किया, वो इसलिए ताकि ये खुद चार्ट से पेपर को, बनाया आपने? जी जी जी, खुद से मैंने बनाया, अपने नोट्स को पलट पलट के क्या लिखना है क्या छोड़ना है। तो इससे मेरा एक रिवीजन भी हो गया, एक हल्का फुल्का टच में आने के लिए मैंने सारे सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को लगभग 1 to 1.5 डेज दिया मैंने। तो 8-10 दिन में मैंने 6 सब्जेक्ट के चार्ट पेपर बनाए और उसे मैंने चिपका दिया। तो ये इसके करते लिए आपने करते कौन सी बुक से या किस चीज का सहारा लिया, कहाँ से ये सर्च किए सर, पिछले स्टूडेंट? साल जैसे कि मैंने आपके प्लेलिस्ट से जो पढ़ा था, तो उसके सबके मैंने अच्छे से नोट्स बना लिए थे। तो मैंने उसी नोट्स का ही सहारा लिया, और थोड़े बहुत अगर कुछ टॉपिक्स इधर उधर हैं तो उनको मैंने इधर उधर से कहीं से देख के बनाया। तो मेरा मेन वही था। और पिछले बार का सर वही ईडीसी का मेरे पास अच्छा नोट्स नहीं था, तो मैंने इस लगभग जुलाई 20-22 जुलाई से लेके 5-10 जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, वही सॉरी 5-10 अगस्त तक, इस बीच में चार्ट पेपर तैयार किया। और ईडीसी का मैंने नोट्स बनाया, आपका चैनल का वो प्लेलिस्ट पूरा अच्छे से देख के। तो ये मैंने किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं चलो, अब हल्का फुल्का गेट के रिदम में मैं आ रहा हूँ। उस बीच मैंने, पिछले साल मैंने बस प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था और कोई किताब सॉल्व नहीं किया था, कुछ भी नहीं। तो इस साल मैंने बिट्स एंड बाइट्स की किताब, एस एकेडमी की होती है वो, मैं बहुत अच्छी किताब लगी मुझे वो। कोई भी अगर करना चाहे तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। एक बार और तो नाम बता दीजिए उसका, बुक का। जी, बिट्स एंड बाइट्स, एस एकेडमी की वो किताब है, 2 वॉल्यूम की एक होती है। कंबाइन कंबाइन होती है सारे सब्जेक्ट की या सब्जेक्ट वाइज? सब्जेक्ट वाइज किताब है सर, 2 किताब है, एक में 6 सब्जेक्ट हैं या 4-5 ऐसा करके डिवीजन करके है। और हर जिस भी सब्जेक्ट के सवाल है तो वो उन्होंने टॉपिक वाइज करके बांटा हुआ है। उसमें सिर्फ सब्जेक्ट मतलब क्वेश्चंस हैं या थ्योरी भी है? सिर्फ क्वेश्चंस है सर, सिर्फ क्वेश्चंस है और पीछे उसके सॉल्यूशंस भी हैं। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव उसमें, जी जी जी, वो किताब बहुत मुझे अच्छा लगा, तो वो किताब मैंने ऑर्डर कर दिया, वो किताब मेरा आ गया था। और मेरे पास जब ईएससी का मैंने तैयारी शुरू करना स्टार्ट किया था, तो मैंने प्रीवियस ईयर उसका मंगवा लिया था, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव वाला भी। तो फिर जुलाई अगस्त के 5-10 अगस्त तक फिर मेरा चार्ट पेपर प्रिपेयर हो गया, मेरा ईडीसी का नोट्स प्रिपेयर हो गया, और जो भी नोट्स में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था, जो इधर उधर थोड़ा हो गया था, उन सबको मैंने करेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर मुझे सवाल पे आना था। तो सवाल पे मैं सीधे बिट्स एंड बाइट्स या फिर प्रीवियस ईयर पे नहीं गया। मैंने सर वो ईएससी का प्रीवियस ईयर उठाया टॉपिक वाइज। उसमें हल्के फुल्के सवाल रहते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। मैंने 1 महीना उसको सॉल्व किया ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, ताकि थोड़ा दिमाग स्थिर हो। तो ऐसे करके मेरा अगस्त गया। उसके बाद फिर सितंबर से मैंने प्रॉपरली किताब बनाना स्टार्ट किया। मैंने बिट्स एंड बाइट्स का फिर पूरा लगभग सितंबर से स्टार्ट करके अक्टूबर के एंड तक मैंने पूरा इसको सॉल्व किया, बिट्स एंड बाइट्स को। उस वक्त मैं और कुछ नहीं करता था, बस बिट्स एंड बाइट्स ही सॉल्व करता था। तो इसको भी मैं सॉल्व करते सर वही चीज फॉलो किया जो मैं उसमें करता था प्रीवियस ईयर सॉल्व करते टाइम, कि मुझे सवाल को सीखना है, आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है।
हर एक चीज को समझना है, समझते हुए करते जाना है, और जो भी सवाल नहीं बनते थे उस पे एक पेंसिल से एक मैं मार्क कर देता था, ताकि वो मुझे ध्यान में रहे, कि अगर कभी मुझे हल्के फुल्के में रिवीजन करना है तो उसको मैं रेफर कर पाऊँ। और इस दौरान मैंने सर टेस्ट सीरीज भी खरीद लिया। इस बार मैंने मेड इजी का और एस एकेडमी का, इन दोनों का टेस्ट सीरीज खरीदा था। जी, तो इस बीच में मैं बीच बीच में टेस्ट भी देता था। तो टेस्ट मेरा टेस्ट देने सीरीज का ऐसा कब था, से स्टार्ट कर दी थी आपने, कौन से मंथ से? सितंबर से ही सर। जब मैंने बिट्स एंड बाइट्स बनाना स्टार्ट किया, तो उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज भी देना स्टार्ट कर दिया। तो टेस्ट सीरीज सर मैं शुरू में सब्जेक्ट वाइज देता था। तो सब्जेक्ट वाइज का मेरा ऐसा रहता था कि जैसे अभी मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया, तो अब जो मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दूंगा तो मैं कम्युनिकेशन का नहीं देता था, मैं किसी और का दे देता, किसी और का दे देता था। उसके बाद फिर मैं ईडीसी बना रहा हूँ, जब एक दो सब्जेक्ट का गैप आ जाता था तब मैं उस सब्जेक्ट का देता था जिसको मैंने दो तीन सब्जेक्ट पीछे पढ़ा है, ताकि ये थोड़ा पता मैं, चले कि याद है या नहीं। हाँ जी जी जी, याद है कि नहीं, क्योंकि दिमाग तो नए सब्जेक्ट पे रहता है, तो उस वक्त कितना वो सही जा रहा है इसको। तो मैं ऐसे ही रैंडमली देता था, कभी ये नहीं करता था कि ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, इसके सवाल सॉल्व कर लिए, उसके बाद फिर मैं उसका दे रहा हूँ, ऐसे नहीं करता था। मैं थोड़ा एटलीस्ट एक दो सब्जेक्ट का गैप बना के देता था, ताकि जिसको मैंने इसके पिछले पढ़ा है मैं उसका पहले दूंगा, फिर ऐसे करके। तो ये करते करते मेरा लगभग अक्टूबर वगैरह बीता, नवंबर भी आ गया। और इस बीच में भी सर, जैसे टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारे सवाल नए थे, बहुत कुछ नया कॉन्सेप्ट फिर से आया। जैसे एक चीज था सर, ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांजिएंट ऑन ट्रांसमिशन लाइन, उससे उन्होंने एक दो बार अच्छे अच्छे सवाल भी पूछे, तो वो मुझे पता नहीं था और वो मैंने पढ़ा नहीं था। तो फिर ऐसे ही कुछ कुछ टॉपिक्स मुझे नए नए मिले उस दौरान, तो उसको फिर मैंने यूट्यूब पे ढूंढा अच्छे से, जहां पे से भी मुझे मिला मैं उसको सीखता गया। इस बार मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, दिसंबर तक मुझे जितना कुछ भी सीखना है मैं सीख जाऊंगा, उसके बाद मुझे और कुछ वीडियो तो नहीं देखना है। तो फिर मैं वही सीखता चला गया, और साथ में बिट्स एंड बाइट सॉल्व करता था और टेस्ट देता था। और बीच बीच में सर ऐसा नहीं है, मतलब मेरा रिदम भी टूटा। रिदम मतलब कि होता था बहुत 3 4 दिन तक, मतलब 1 घंटे 2 घंटे ऐसे ही पढ़ पा रहा हूँ पूरे दिन। फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होता था, लेकिन वही है, फिर खुद को ट्रैक पे लाने के लिए खुद से बात करना जरूरी है कि नहीं, मैंने क्यों स्टार्ट किया, फिर करना क्या है। तो फिर लोग आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि 100% कंसिस्टेंसी नहीं होती है, थोड़ा उतार चढ़ाव होता ही है। तो उन सबको टैकल करना है, आप जब तक अगर हौसला नहीं हारेंगे तो सब हो जाता है सर। तो यही था सर। उसके बाद सर दिसंबर से फिर मैंने सर मैथ्स इस बार बनाना स्टार्ट किया। तो मैथ्स वगैरह बनाता था। फिर टेस्ट सीरीज का मैंने क्या किया था सर, फुल लेंथ मैंने लगभग अक्टूबर के मिड अक्टूबर से ही कुछ कुछ ऐसे ही दे देता था, थोड़ा बहुत टेस्ट करने के लिए। उसके बाद नवंबर में भी मैंने बहुत इंटरवल पे, जैसे 5 दिन 10 दिन पे एक दो दे दिए, ऐसे करके देता था। लेकिन टेस्ट मैंने दिसंबर में बहुत ज्यादा दिया सर, मतलब हर 2 दिन पे, 1 दिन पे 2 दिन पे, मतलब 2 दिन का गैप लेके अच्छा खासा टेस्ट मैंने दिसंबर में दिया, मतलब फुल लेंथ टेस्ट, टॉपिक और वाइज उस नहीं टाइम सर। पे क्या रिजल्ट क्या चल रहा था उन टेस्ट का? सर रिजल्ट सर मेरे टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आते थे, मतलब मेड रैंक इजी क्या में रहता मेरा था? रैंक सर, मेड इजी में टॉप 50 ही रहता था सर, ऑलमोस्ट हमेशा। और एस एकेडमी में टॉप 20 रहता था। एस एकेडमी में मेरा मार्क्स 70 के अराउंड आता था, और मेड इजी में मेरा 60 के अराउंड एवरेज आता था। और एग्जैक्ट भी इन दोनों के बीच ही आया है सर, 67.67। तो वो मुझे एक लगता भी था, नहीं मार्क्स आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, लेकिन फिर एक लगता था नहीं, क्या पता, बार बार ये ख्याल आता था कि लास्ट टाइम भी तो मुझे लगता था सब ठीक है, लेकिन एग्जाम में चोक कर गए, या जो भी हुआ, कहीं इस बार ऐसा ना हो, मतलब फिर इस बार वैसा हो जाए, तो डर भी लगता था। लेकिन खुद को समझाना पड़ता था कि नहीं, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, चाहे जैसे भी समझाए सर। तो बहुत यही चीज बहुत इम्पोर्टेंट रहता है सर, क्योंकि आदमी थोड़ा डरने लग जाता है कि भले तैयारी कितनी भी हो, कि क्या पता नहीं हो, एग्जाम खराब चला जाए या कुछ। तो नहीं, भरोसा रखना सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अगर मेहनत किए हैं इतने दिन से, तो सवाल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है, आपने जो भी सीखा है, जो भी मेहनत किया है, तो उस पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। तो सर हाँ, मैं था कहाँ सर, तो मैंने, सॉरी, हाँ, हाँ हाँ, कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ, तो मैंने दिसंबर में फुल लेंथ बहुत दिया है। तो इस देखिए सर, अगस्त से मैंने लगभग बनाना स्टार्ट किया था इस साल।
क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहले मैंने प्रीवियस ईयर उसका ईएसई का बस ऐसे ही 1 महीने के लिए थोड़ा रिदम में आने के लिए किया, उसके बाद मैंने बिट्स एंड बाइट्स किया। इस साल मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं किया था। दिसंबर के टाइम पे मैं ज्यादा दिमाग फुल लेंथ टेस्ट पे ही देता था, टॉपिक वाइज तो पहले से भी देता था, लेकिन फुल लेंथ पे दिसंबर पे मैंने पूरा ध्यान दिया और बहुत सारा टेस्ट दिया। उसका फिर टेस्ट देने के बाद अच्छे से एनालिसिस करता था कि कौन से सवाल रह गए, फिर किस में क्या दिक्कत है, कुछ है तो उसको सीखो। अगर उस हाँ, इसी दौरान मैंने एक कॉपी भी अलग से बना ली सारे सब्जेक्ट के लिए, कि जो भी अच्छे अच्छे सवाल थे, जो भले मुझसे बन गए या फिर नहीं भी बने, जो मुझे अच्छा लगता था, जो मुझे पसंद आ गया कि नहीं ये सवाल सही है, इसमें सही कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको मैं उसमें लिख लेता था, सवाल भी लिख लेता था और सॉल्यूशन भी लिख लेता था। तो ये चीज मैंने किया था, ये सब दिसंबर के टाइम पे ही। और टेस्ट सीरीज मैंने बहुत दिया दिसंबर में फुल लेंथ। और उसके एनालिसिस पे भी मैं बहुत टाइम देता था, कि कहाँ गलती हो रही है, क्या हो रहा है, कोई भी नया चीज है उसको सीखो, समझो, फिर अगर कोई अच्छा सवाल लगे तो उसको अलग से एक नोट्स में लिख लो। उसके बाद सर मैंने रियलाइज किया कि इस पूरे साल तो मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व ही नहीं किया, तो ऐसे नहीं, ऐसे करने से तो होगा नहीं। तो ये रियलाइज करते करते जनवरी आ गया, मतलब एकदम स्टार्टिंग जनवरी से, 1 जनवरी भी मान सकते हैं आप सर। तो मुझे लगा नहीं, बिना प्रीवियस ईयर के तो कुछ होगा नहीं। तो फिर मैंने तब लास्ट महीने में जनवरी में प्रीवियस प्रीवियस ईयर सॉल्व करना स्टार्ट किया। और यकीन मानिए सर, एक बार तो मैंने प्रीवियस ईयर पिछले साल सॉल्व किया ही था, वो बस एक बार। तो इस बार मेरे रैंक आने का एक बहुत अच्छा रीजन ये भी है कि मैंने प्रीवियस ईयर जनवरी में सॉल्व किया। उस 1 महीने में मैं सारे सब्जेक्ट के सवाल बना लिए, और उससे मुझे पूरा एक आइडिया मिल गया कि गेट का एक लास्ट होता है ना रिदम। ईयर के बनाए, लास्ट कितने ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए? अब सारे सारे ईयर के सर, मतलब जितना हो ये भी पाया अपने पास ऑलमोस्ट मैंने। होगा। जी जी, लगभग 87 88 इस लास्ट 30 ईयर्स अराउंड सर, जितना भी था। तो लगभग सारे सवाल वो 1 महीने में मैंने बना लिया। अब जैसे कोई कोई टॉपिक बहुत ही मेरा अच्छा था, तो उन सबको थोड़ा बहुत स्किप करके भी, लेकिन मेजोरिटी मैंने सॉल्व कर लिया। तो ये मुझे बहुत हेल्प किया, मतलब लास्ट 1 महीने में जब मैंने बनाया, तो एक तो पूरा वो गेट का रिदम दिया। पहले भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व तो करता ही था, लेकिन ये प्रीवियस ईयर मुझे पूरा उस समय गेट का एक आइडिया दे दिया कि क्या पूछता है, क्या इररिलेवेंट है। जैसे टेस्ट सीरीज में भी, टेस्ट सीरीज एक्यूरेसी के लिए अच्छा है, नंबर आप चेक कर सकते हैं कि आप एक किस हिसाब से अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप एक्यूरेसी कितनी है। लेकिन एक बात ये भी है कि टेस्ट सीरीज में बहुत सारे सवाल इररिलेवेंट रहते हैं, या तो वो उस टॉपिक से गेट कभी पूछता ही नहीं है, या फिर अगर वो रिलेवेंट है भी तो इतने ज्यादा लेंदी है, मतलब गेट उस टाइप का पूछता नहीं है। तो अब उस सब में उलझ आदमी उलझ जाता है लास्ट टाइम पे। लेकिन लास्ट टाइम पे मेरा ध्यान था, मैं बस प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करता था, और टेस्ट सीरीज भी देता था, लेकिन उसका इंटरवल मैंने कम कर दिया था। जैसे कि 4 दिन में एक बार दे रहा हूँ, इस टाइप से 4 दिन 5 दिन में फुल लेंथ ही देता था। तो टेस्ट सीरीज में बस उस वक्त एक्यूरेसी और अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए ही देता था। अब बाद बाकी मेरा पूरा फोकस उस वक्त प्रीवियस ईयर पे था, क्योंकि टेस्ट सीरीज में बहुत सारे सवाल इररिलेवेंट रहते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं उस चीज से। तो उस चीज से मुझे बहुत मदद मिली लास्ट में प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से। तो इसके बाद ये मैं सजेस्ट करना चाहूंगा जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, कि आप 1 महीना नहीं तो एटलीस्ट 45 डेज पहले से आप प्रीवियस ईयर जरूर बनाएं। लास्ट मोमेंट, लास्ट टाइम पे, लास्ट 45 डेज में प्रीवियस ईयर आप पूरा बना डालें। और उस वक्त टेस्ट सीरीज भी आपको छोड़ना नहीं है, टेस्ट सीरीज भी देना है, लेकिन 3 दिन 4 दिन जैसा भी लगे, आप टेस्ट सीरीज दीजिए और प्रीवियस ईयर सॉल्व की लास्ट टाइम पे। ये एकदम कंपलसरी है, ये बहुत हेल्प करता है सर। आपने कुल मिला के एक ऐसा ऑर्डर, एक ऐसा पैटर्न फॉलो किया कि पहले वीडियो, देन यस सर। प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, है ना? ये एक टाइप का ऐसा पैटर्न फॉलो कर लिया आप। यस सर। यस सर। अब लास्ट में जैसे एग्जाम देने गए तो वो 3 घंटे में क्या ध्यान दिया आप? सर जैसे कि मैं सोच के गया था सर, मैं टेस्ट सीरीज में भी कोशिश करता था कि मुझे एटलीस्ट 2 राउंड तो सवाल में जाना है, कि एक बार मैं 2 घंटे में ही सही, एक 1 से 65 पहुंच जाऊं, फिर दूसरा राउंड में फिर 1 घंटे में कवर कर लूं। मतलब जो भी इजी सवाल है उसको बनाऊंगा, जो जिसमें भी मुझे थोड़ा सोचना पड़े उसे मैं बाद में बनाऊंगा। लेकिन ये मेरा सर टेस्ट सीरीज में हो नहीं पा रहा था। मैं बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाता था मेरा, नहीं कुछ मतलब। लेंदी क्वेश्चंस भी रहते हैं, जो जैसा कि बताया, कुछ रिलीवेंट भी रहते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए नहीं हो पा रहा होगा।
हाँ हाँ, वो भी रीजन है, और एक रीजन ये भी, जैसे लेंदी क्वेश्चन है लेकिन मुझे पता है मैं सॉल्व कर दूंगा, तो सॉल्व हो भी जाता था, लेकिन मैं उसको करने ही लग जाता था, तो उसमें टाइम तो चला जाता है ना, तो इस वजह से दोबारा वो फिर हो नहीं पाता था। करेक्ट तरीका तो ये है कि आप स्टार्टिंग में बस उन्हीं सवाल को सेलेक्ट करें जिसमें 1 से 1.5 मिनट लगे। ऐसा फिर इससे आप, अचानक से चेंज कैसे आया आप में? पहले आप टेस्ट सीरीज में लास्ट मोमेंट तक ऐसा कर रहे थे कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, फिर एकदम से आपने लेंदी छोड़े, कैसे नहीं अचानक? सर, अब मैं टेस्ट सीरीज में भी कोशिश करता था कि मैं वैसे ही करूं, लेकिन वो कर नहीं पाता था, और एक्चुअल एग्जाम में भी, वही मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल एग्जाम में भी नहीं कर पाया सर मैं। एक्चुअल एग्जाम में भी मेरा एक ही राउंड हुआ। वो जैसे मैं सोच के गया था कि मुझे 15 मिनट में एप्टीट्यूड निपटा देना है सर, टेस्ट सीरीज में मैं वही करता था, और टेस्ट सीरीज में मैं हमेशा पैसेज वाला जो होता था सवाल उसको मैं छोड़ देता था। एक्चुअली मैंने ट्राई किया उसमें, लेकिन अक्सर मेरा उसमें निगेटिव हो जाता था। 2 मार्क का सवाल होता है वो इंग्लिश का, तो अच्छा खासा टाइम मेरा निगेटिव हो जाता था, तो मेरे पूरे दिमाग में था कि नहीं, मुझे एग्जाम में पैसेज वाला सवाल देखना ही नहीं है, वो मैं लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं देखूंगा। लेकिन एक्चुअल एग्जाम में क्या हुआ सर, फिर मैं वही एप्टीट्यूड बनाने गया, तो कुछ कुछ सवाल मुझे क्लिक करने में थोड़ा टाइम लगा, तो उसको फिर मैंने सॉल्व करता करता चला गया मैं। उसके बाद फिर मैं पैसेज वाले सवाल में गया, फिर मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा पैसेज वाला करेक्ट हुआ था मेन एग्जाम में, गेट में। तो मैंने सोचा कि नहीं, पढ़ के देख लेता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ा, फिर पढ़ते पढ़ते मुझे लगा नहीं, आंसर मुझे समझ आ रहा है यही होगा। ये करते करते मैंने 5 मिनट लगा दिए सर उसमें, जो मैं सोच के गया था कि मुझे ये नहीं करना, मैंने वही किया, 5 मिनट लगा दिए फिर लास्ट में, लेकिन मैंने उसमें आंसर टिक नहीं किया, जो मुझे लग रहा था वो एक्चुअल करेक्ट था बाद में जब मैंने मिलाया, लेकिन उस वक्त मुझे ये डर था कि नहीं, क्या पता निगेटिव हो जाए। तो स्टार्टिंग मेरा अच्छा नहीं हुआ था, तो मेन ओवरऑल मतलब आधा घंटा के करीब मुझे लग गया, 30 to 35 मिनट्स, बट बस एप्टीट्यूड वाले पोर्शन को निपटाने में। उसके बाद सर उसके बाद फिर जब रिमेनिंग पहले 1 घंटे के रिमेनिंग 30 मिनट्स में मैंने लगभग 8 8 से 10 सवाल बनाए होंगे टेक्निकल के, 8 से 10 सवाल ही बनाए होंगे बस। तो पहला 1 घंटा तो मेरा उतना अच्छा गया नहीं, लेकिन ये मुझे भरोसा था कि मतलब मुझे समझ आ रहा था कि मैंने जो जो बनाया है तो वो करेक्ट है, वो गलत तो नहीं है, मतलब भले सवाल कम बने हैं लेकिन जितने भी बने उतने नंबर तो मेरे आ रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट आवर मेरा अच्छा गया, फिर धीरे धीरे रिदम आने लगा। उसके बाद फिर जब मैं बनाता चला गया तो बहुत सारे सवाल बन रहे थे, तो बन रहे थे, फिर मैं बनाता चला गया, और एक चीज, टेस्ट सीरीज में मेरा एक्यूरेसी अच्छा था, तो मुझे एक्यूरेसी पे भरोसा था। मुझे बस जैसे लास्ट ईयर मैंने बस 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, तो मेरा मेन मोटो यही था कि इस बार मुझे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं, क्योंकि एक्यूरेसी मेरी ठीक थी। तो नेक्स्ट आवर में मैंने अच्छा खासा सवाल अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद फिर तीसरा आवर स्टार्ट हो गया, तो अराउंड 35 to 40 सवाल मेरे बन गए थे लगभग 2 घंटे में, 35 मान लेते हैं सर, 30 40 के अराउंड। तो लास्ट घंटे में सर फिर वैसे ही मैं सेलेक्ट कर करके बनाता चला गया। तो फर्स्ट राउंड मेरा वैसे ही कंप्लीट हो गया, कुछ कुछ सवाल थे जो मुझे लग रहे थे कि ये मुझसे बन जाएंगे लेकिन टाइम लगेगा, उसको मैं बाद में देखूंगा, तो उनको मैं सीधा स्किप कर दिया। तो ये करते करते, लेकिन वही एक्यूरेट, मतलब एग्जाम में यही था, मैं भले सवाल इजी भी हो, मुझे लगता था मैं सब सही किया हूँ, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि क्रॉस चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं मैंने कोई गुना गलत कर दिया है कुछ, तो इन सब में थोड़ा टाइम चला जाता है, तो इस चक्कर में टाइम मैनेजमेंट मेरा थोड़ा अच्छे से हो नहीं पाया। तो लास्ट लगभग 10 मिनट के आसपास बचा होगा, तो मेरा 1 to 65 उतने टाइम में कवर हुआ था सर, और मतलब मेरा अटेम्प्ट हो गया था, मतलब 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए थे। तो उसके बाद मुझे लग रहा था नहीं, एग्जाम मेरा अच्छा गया है, रैंक तो आ जाएगा मुझे, मतलब मैं बहुत खुश हो गया सर। उसके बाद लास्ट में फिर मेरा और वो मन भी नहीं किया कि अब जो जैसे ऑब्जेक्टिव अगर सिंगल करेक्ट है तो उसमें नेगेटिव है, तो उसको मैं जाके झूठ मूठ का छेड़छाड़ करूं, क्योंकि मुझे लग रहा था नहीं, मेरे अटेम्प्ट अच्छे हैं और मैंने एकदम सब ढंग से बनाया है, तो रैंक आ रहा है। तो इसके इसलिए लास्ट के 5 10 मिनट में फिर मैंने जो स्किप किया था उन सबको एक बार तो ऐसे जाके देखा, पर लंबा लंबा दिख रहा था, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद बस मैंने वही सब जो खूब पहले से आंसर जो मैंने टिक कर दिया था उन सबको एक बार ओवरव्यू देख लिया कि सारा कुछ सही है या नहीं। तो बस यही हुआ, ऐसे करके निकल गया 3 घंटा सर। और एग्जाम देने के बाद तो मुझे पूरा भरोसा था कि रैंक तो अच्छी आएगी, अब कितनी आएगी ये तो भरोसा नहीं, पता नहीं था, बट क्या है आपके?
सर आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। मार्क्स कितने आए आपके टोटल? 67.67। और ऑल इंडिया रैंक? ऑल इंडिया रैंक 32 सर। जब एग्ज़ाम दे के आए थे तो क्या लग रहा था, कितना होगी लगभग? सर मुझे अंदाज़ा था कि टॉप 100 तो आना चाहिए। मुझे भरोसा था कि 100 के अंदर आ जाएगा, पर 50 के अंदर का मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुझे ये अंदाज़ा था कि 100 के अंदर आ जाएगा। फिर मैंने जब घर पे बात भी किया अपने पापा से, भैया वगैरह से, तो सबको मैंने बोला कि नहीं एग्ज़ाम तो अच्छा गया है। वो चेहरे में दिख भी रहा था, उन्हें भी लग रहा था कि नहीं इसका एग्ज़ाम अच्छा गया है। फिर रैंक प्रिडिक्टर वगैरह आया, तो उन सब में मेरा रैंक मतलब किसी में 80 से 90 और एक अनअकैडमी का था, उसमें मेरा 30 टू 35 ही दिखा रहे थे रैंक। तो फिर मुझे लगा कि 50 के अंदर आ सकता है। फाइनली आपकी 32 रैंक आई, तो कैसा, बहुत अच्छा लगा होगा है ना, देख के ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? यस ये सर। बताइए आप मुझे कि मतलब आप बाकी लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? क्या पॉसिबल है ऐसा, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपका हो गया, क्या पॉसिबल है ऐसा कि बाकी बच्चे जो बिना कोचिंग के घर पे तैयारी कर रहे हैं, क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस एक करने की इच्छा होनी चाहिए। एक बार जब वो अंदर से सेल्फ पुश आ जाता है कि नहीं मुझे करना है, तो आदमी कर लेता है सर। बिल्कुल पॉसिबल है और अच्छे से अच्छा रैंक लाया जा सकता है। तो दे रही हैं, नेटवर्क सर प्रॉब्लम नेटवर्क। दिया है। एक बार यस फिर सर। से, हाँ जी। हाँ, तो आपने बोला है कि अगर करने की इच्छा हो तो बिल्कुल कर सकते हैं ना? अच्छा, जी आपकी सर। इंजीनियरिंग में क्या परसेंट क्या चल रही थी? परसेंट क्या चल रही थी इंजीनियरिंग? परसेंट सीजीपीए था सर हमारे वहाँ, तो मेरा ओवरऑल सीजीपीए 7.81 था। तो बहुत अच्छा है आपका, बढ़िया सीजीपीए भी चल रहा था और आपने इतनी अच्छी रैंक ऑक्यूपाई की। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब आपने इंजीनियरिंग जब पास की होगी तो आपको ऐसा एकदम से तो नहीं लग रहा होगा कि 32 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आपने नहीं मेहनत सर, की बिल्कुल कोई ना, जी सर। मेहनत की तो बहुत आगे तक पहुंच गए। और आपके हिसाब से सेल्फ प्रिपेयरिंग वाले बच्चे बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं ना, खुद से तैयारी करें तो कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं। और एक चीज़ ये हैं। भी है सर, खुद से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सब कुछ खुद से पढ़ना है, बहुत सारे डाउट्स आएँगे जो आपको खुद से क्लियर करना होगा। भले आप यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे करें या फिर बुक पलटें, लेकिन इन सब से होता क्या है कि आपका दिमाग बहुत काम करता है। दिमाग इतना काम करने लग जाता है कि फिर वो चीज़ आगे चल के आपको हेल्प करती है। तो ये मतलब अनचाहा एडवांटेज है सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए कि आप जब तो दिमाग इतना हाँ, चलाएँगे तो फ़ायदा होगा। यही कहलाती है सेल्फ लर्निंग। आपने खुद जी से सर। सारी चीजें सर्च की, लोगों जी ने सर। डाल के रखा था, आपने बस ढूंढा और उसको अपने अंदर ले लिया। तो ये जी सेल्फ सर। लर्निंग एक टाइप से हर व्यक्ति कर सकता है और अवेलेबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, बस इंसान को खुद से करने की जरूरत है, जो कि जी आपने सर। भी किया। एक बार मेरी आपसे बात हुई थी फ़ोन पे, अगर आपको याद हो, आपने बोला था कि थोड़ा-सा मुझे इंटरव्यू देने में प्रॉब्लम होती है, हेजिटेट होता हूँ। जी सिमिलरली सर। आपने बोला है कि मैं जब इंजीनियरिंग में था तो मुझे लग नहीं रहा था, ऐसा तो नहीं सोचा था कि कभी 32 रैंक आ जाए, लेकिन देखिए आपने 32 रैंक भी पा ली। और आज मैंने आपसे बात की, इतनी सारी बात की और मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि आप इंटरव्यू में भी कहीं भी किसी से पीछे नहीं रहने वाले, है ना? तो अपने आप को कभी भी कम मत आंकिएगा। जो जी व्यक्ति सर। जो भी चाहे वो कर सकता है, और आपका जो मैंने अभी इतने टाइम तक बात की, लगभग 40 मिनट होने वाले हैं, मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगा कि आप किसी भी तरीके से किसी से पीछे हैं। कोई भी व्यक्ति जितना चाहे वो कर सकता है, बस उसके अंदर जज्बा होना चाहिए। तो अब लास्ट में आप क्या बोलना चाहते हैं, कुछ और बोलना चाहते हैं, बताइए? अ, देखिए सर, अच्छा तो अभी लगता है सर एक बार सब कुछ हो जाने के बाद, पर बहुत लोगों ने साथ दिया सर, जैसे मेरे पापा, मम्मी, भैया और मेरे कज़िन्स लोग, छोटे भाई लोग, सबने सपोर्ट किया। मेरे कुछ-कुछ दोस्त लोग भी थे, मेरे सीनियर भी थे कुछ-कुछ, और उन सब के अलावा सर, अगर आपका सर मैं बहुत आभारी हूँ सर। अगर आपके वीडियोज़ नहीं मिलते मुझे। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको आभारी होने की, आपने मेहनत की, आपने सर्च किया, बहुत सारे नहीं वीडियोज़ सर, डले हुए हैं लोगों के। डले हुए हैं सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप
के वीडियो जितना अच्छा मुझे और कहीं लगा नहीं कुछ। अगर वो नहीं मिलता तो मुझे बहुत मेहनत और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता, फिर पता नहीं क्या होता। लेकिन वो मिल गया, सही टाइम पे मिल गया और बहुत ज़्यादा मदद मिली सर। तो आपका सर बहुत-बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं यही चाहता हूँ कि जब आगे बढ़ के आप कुछ करने लगें, तो आप भी जो भी जितना हो सकता है सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करें, इसी टाइप से। देखिए, हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सभी को फाइनेंशियली ही कंट्रीब्यूट करें, हमारे पास बहुत कुछ होता है जिससे हम लोगों को कर सकते हैं। जिसके पास जितना है उतना करते रहो और बिना जी थैंक सर। यू बोले आप दूसरों की मदद करते रहेंगे ना, वो और ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यही चाहता हूँ कि आप भी आगे चल के कुछ बहुत बड़ा करें और बहुत सारे लोग आप आपसे भी सीखें। ये आपका वीडियो इतने लोगों को इंस्पायर करने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने तो आपके लिए जो किया वो बहुत कम है। ये वीडियो ही इतना काम कर देगा कि आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर देंगे। थैंक यू सो मच अंकुर जी। जी सर, थैंक यू सर। और बिल्कुल सर, मैं आपसे तो बहुत इंस्पायर हूँ। जैसे आप हेलो, एक सेकंड। हेलो। हाँ, हाँ। हेलो। जी सर, आप जैसे सेल्फलेस तरीके से मदद करते हैं सर, इन इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर्ड हूँ सर, एक तरीके से कह लीजिए। जैसे सर मुझे याद है अ, जब मैंने आपको कॉल किया सर, फिर मैंने आपको स्कोर कार्ड अपना भेजा था। फिर आपने कहा कि मैंने उसे डाला है अपने चैनल में। फिर मैंने अपना चैनल का तो नाम भी मेंशन नहीं किया है, बस ये मेंशन किया है कि विद सेल्फ स्टडी ऐसा है। तो मैंने आपको बोला भी था कि नहीं सर, आप तो बिल्कुल अपने चैनल का नाम डालिए सर। तो फिर आपने उस पे बोला कि नहीं, मेन मोटो ये नहीं है कि मेरे चैनल का नाम आए ना आए। मेन मोटो ये है कि लोग इंस्पायर होने चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि नहीं, सेल्फ स्टडी करने वाले भी कर सकते हैं। तो इतने निस्वार्थ भाव से आप कर रहे हैं सर, तो आपको मतलब प्रेरणा के स्रोत हैं सर आप, हमारे तो हैं सर। यार हम सारे बच्चे अ, ऐसे हैं जो ज़्यादा फीस नहीं। सर आवाज़ नहीं आ रही है आपकी सर। हेलो। अभी अभी हाँ जी सुनाई सर। दे रहा है अंकुर? एक्चुअली क्या है, जी, बहुत सारे बच्चे हैं सारी फी नहीं पे कर सकते। अगर हम सब लोग जी, पे करेंगे तो बेचारे घर पे बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं। अगेन हमारा ये मोटिव बिल्कुल नहीं है कि हमारे चैनल का प्रमोशन, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, जो जो चीज़ें सारी लोगों को पता चलना चाहिए कि फ्री में या थोड़ा बहुत खर्चा करके भी वो रैंक ला सकते हैं ना। मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फाइनेंशियली लोड नहीं आया होगा आप पे और आप बहुत अच्छे नहीं सर, कुछ फाइनेंशियली तो कुछ लोड नहीं है, बस वही कॉपी कलम और प्रीवियस ईयर। एज है ना। तो ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपको सपरिवार बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को, आप इतनी अच्छी काम पे पहुंचे और खूब तरक्की करते रहो यार। और आगे भी जब आप कुछ अभी अभी तो 32 रैंक के बाद भी आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है कि करना क्या है। और जब आप करना क्या यस है सर, का आपको आंसर मिल जाए ना, तो एक बार समय मिले तो फिर से हम लोग जुड़ेंगे और अब बताइएगा कि अभी बिल्कुल सर। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, है ना। जी सर, ठीक है चलिए सर, चलिए, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच सर। अंकुर। और गुड लक। बाय थैंक बाय। यू सर, थैंक यू सो मच सर। बाय सर।